नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण ने सियाचिन में देश के लिए दिए बलिदान की। छठी फ्लाइट पहुंची इजराइल से दिल्ली, 143 लोग पहुंचे भारत की। बात करेंगे केजरीवाल की दिल्ली वासियों को सौगात की। आजम खान को सता रहा एनकाउंटर के डर की। कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की। साथ ही जानेंगे दिल्ली केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधे निशाने की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित चांदा मेटा गांव में पहली बार वोटिंग की। बात करेंगे बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत की। दिवाली से पहले जहरीली हुई दिल्ली की हवा की। और आखिर में बात होगी भारत की लगातार 5वीं जीत। रोहित शर्मा बोले अभी काम अधूरे की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। भारत के लिए अपनी जान गंवाने वालों को हम हमेशा सलाम करते हैं। ये पहली बार है जब ड्यूटी पर तैनात एक अग्निवीर ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। सियाचिन में तैनात महाराष्ट्र के अग्निवीर गवते अक्षय लक्ष्मण ने ये बलिदान दिया है। काराकोरम रेंज में लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे ऊंची सैनिक क्षेत्र के ऊपर में जाना जाता है, जहां सैनिकों को ठंड, तेज हवाओं से जूझना पड़ता है और देश की रक्षा करने की उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ड्यूटी के दौरान ही बलिदान अग्निवीर गवते अक्षय लक्ष्मण ने अपनी जान गंवाई। इजराइल और हमास जंग के बीच भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया, जिसके चलते इजराइल से 2 नेपाल के नागरिकों समेत 143 लोग विशेष विमान से रविवार को भारत वापस लौटे। इससे पहले नेपाल के 18 नागरिक सहित 286 भारतीयों को लेकर 5वीं उड़ान मंगलवार देर रात नई दिल्ली पहुंची थी। एयरपोर्ट पर सुरक्षित वतन वापस लौटे लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इंडस्ट्रीज में हूँ और वहाँ पे 7 अक्टूबर को जो सब सुबह में 6:30 बजे हुआ, तब हम सो रहे थे, वहाँ पे सबात था और 6:30 बजे सायरन बजा, हम जाग गए और 5,000 रॉकेट करीब आए थे और हमको डर लग गया कि क्या हुआ। बाद में उस दिन तो छुट्टी थी, दूसरा दिन पूरा सब माहौल बहुत भयजनक था और थैंक्स फॉर अजय ऑपरेशन के लिए कि हमको यहाँ पे सही सलामत पहुँचाया। थैंक्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे कांटेक्ट किया गया एम्बेसी ने हमको जो था वहाँ पे वो मेल का था, वो फॉर्म भरने का था, वो सब हमने प्रोसेस किया और सामने से उन लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया हमको और कॉल किया हमको और सब हमारे अरेंज कर दिया। मैं बहुत आभारी हूँ ऑपरेशन अजय का। ऑपरेशन अजय जो हिंदुस्तान ने, भारत सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है और सब कुछ बहुत स्मूथली था और फोन आया था और उनका सब सहकार था और सब कुछ अच्छा था। आप कितने टाइम से रहते हैं? मैं वहाँ 22 साल से रहता हूँ। तो आप अभी इसके बाद फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, मैं आता जाता रहता हूँ लेकिन सेटल्ड हूँ वहाँ पे 22 साल से। मैं डायमंड इंडस्ट्री में काम करता हूँ वहाँ पर और उसी सिलसिले से वहाँ रहता हूँ। तो ये जो इस बार जो ये जितना फायरिंग वगैरह हो रहा है, फर्स्ट टाइम इस लेवल का था या पहले भी आप? नहीं, इस लेवल का नहीं देखा है, लेकिन आगे भी फायरिंग तो बहुत हुआ है, 2-3 बार देखा हुआ है। तो इस बार की सिचुएशन के बारे में इस बार की सिचुएशन थोड़ी गंभीर थी, लेकिन ऐसे लगता है क्योंकि हमारे फैमिली वाले सब यहाँ पे रहते हैं तो सब लोग फोन कर करके सब घबरा गए थे और बस यही बात रट रहे थे कि आ जाओ वापस। रोज के 10-15 फोन आते थे। हर टाइम साइलेंट बज रहा है। बंकर जिसके पास है वो जा रहा है, जिसके पास बंकर नहीं है उसका और रिस्क है, ज्यादा है। मानो साइकिल लेके जा रहे हो, पटक करके साइलेंट बज गया, उस टाइम में आप कहाँ जाओगे? ये सब सिचुएशन हम लोगों को हैंडल करना पड़ा है। And I got a research opportunity in world top scientist in Israel in Bar Ilan University. I was staying here for 6 months in Israel and Bar Ilan University in Ramat Gan. And you know, when we heard unfortunately the war has happened, we were only the people who were staying in the dormitory all alone on the whole building. So, and my son, he didn't get the emergency document. We are preparing for the document, and luckily the Indian embassy have helped a lot. And we would like to thank Indian people and Indian embassy, Indian staff who were in Israel.
And you know, such a wonderful government is helping all the students evacuating from Israel to India, the home in a safe zone. I've really, my family, behalf of all the Indians, you know, all my family, my wife and my son. It was 42 days old. We want to thank such a wonderful government. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सराय काले खां फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है। उद्घाटन के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी शुरू हो जाने से रिंग रोड पर ITO और यमुना पार की ओर से आश्रम की ओर जाना आसान हो जाएगा। साथ ही फ्लाईओवर के शुरू होने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। दिल्ली में आज़ादी से लेके आज तक टोटल 102 अंडरपास या फ्लाईओवर बनाए गए, तो 75 साल में टोटल 102 बने, जिसमें से 30 फ्लाईओवर या अंडरपास पिछले 8 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार में बने हैं और 25 और पाइपलाइन में हैं, तो 125 के करीब हो जाएंगे। इन 125 में से 50% आधे बने आम आदमी पार्टी की सरकार में और आधे बने 70 साल में। तो जितना काम 70 साल में हुआ उतना काम अकेले आम आदमी पार्टी की 8-10 साल की सरकार में हुआ। आपने कहा 557 करोड़ बचाए हैं, फिर भी हर फ्लाईओवर के अंदर हमने पैसे बचाए हैं। हम देखते हैं पूरे देश में जहाँ भी सरकारी काम होता है, 100 करोड़ का काम होना हो तो वो होते टाइम एक्सटेंशन होता जाता है, कॉस्ट एस्केलेशन होता जाता है। 100 करोड़ का काम होना हो तो 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का होता है। दिल्ली में हमने जैसे आज ये जो फ्लाईओवर है इसकी लागत 66 करोड़ थी, इसकी लागत 66 करोड़ का काम हमने 50 करोड़ में पूरा कर दिया। इसी तरह से हर काम में हमने पैसे बचाए हैं और लगभग 557 करोड़ रुपए हम लोगों। रामपुर प्रिजन से आजम खान और अब्दुल्ला आजम अलग अलग गाड़ियों में शिफ्ट किए गए। वहीं तंजीम फातिमा को अभी रामपुर जेल में ही रखा गया है। देर रात जेल से शिफ्ट करते वक्त आजम खान ने एनकाउंटर की आशंका जताई है। उन्होंने ये कहा कि इनका एनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच वाक युद्ध थम गया है, पर दोनों पार्टियों के बीच तल्खी खत्म नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे में रिश्तों में आई इस तल्खी का खामियाजा समाजवादी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति है। आज सभी नई दिल्ली विधानसभा के वॉलंटियर्स का स्वागत है। आज अभी नवरात्रे चल रहे हैं। आज कल परसों तीनों दिन मैं विधानसभा में कई सारी रामलीलाओं में, दुर्गा पूजा में, कई सारे त्योहारों में शरीक होऊंगा आप लोगों के साथ। आप सबको सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की, काली पूजा की, छठ की, सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। एक चीज़ तो मैं आप सब लोगों की तारीफ़ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब भी अपनी विधानसभा में कहीं भी जाता हूं, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लोग अपनी सरकार की तो तारीफ़ करते ही करते हैं कि दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है, अपने वॉलंटियर्स की बहुत तारीफ़ करते हैं। आप सबकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि आपके वॉलंटियर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, आप लोग हैं, हम लोग किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते। हमारी पार्टी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों की पार्टी नहीं है। मैं भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते। मनीष जी, सतेंद्र जैन जी, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, सब ऑर्डिनरी लोग थे, आम लोग थे। हम आम लोगों ने मिलके पार्टी बनाई। उसी तरह से अपने वॉलंटियर्स हैं, आम बैकग्राउंड से आते हैं। जो नॉर्मल पार्टियां, दूसरी पार्टियां हैं, अक्सर उनके लोग
काम वाम तो करते नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं अपने इलाके के अंदर, गाली गलौज करते हैं, धौंस जमाते हैं, यही करते हैं ना दूसरी पार्टियों के लोग। तो लोग उनको पसंद नहीं करते, अपनी पार्टी वालों को लोग पसंद करते हैं। अपनी पार्टी वाले सारे शरीफ नज़र आते हैं। अगर कोई शरीफ है तो समझ जाओ आम आदमी पार्टी का है, ये एक उसकी पहचान है। तो आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं अपने अपने इलाके में लोगों की। अब एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट है जो बात करना चाहता हूँ, वो है अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इन लोगों को 2014 में और फिर 2019 में देश के लोगों ने बहुत भारी बहुमत देके जिताया था। ऐतिहासिक बहुमत था, अद्भुत बहुमत था। इनके पास मौका था कि ये चाहते तो देश को जबरदस्त तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते थे। लेकिन आज देश में हम क्या देख रहे हैं? चारों तरफ माहौल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है। आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप तो छोड़ो, परिवारों के अंदर बाप और बेटे की लड़ाई हो जाती है। भाई आप कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना जबरदस्त समाज के अंदर पोलराइजेशन कभी नहीं देखा गया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नजर नहीं आती। और अगर शांति नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त देश की हालत, और कोई तबका बता दो जो खुश हो इनसे, सारे दुखी हैं इन लोगों से। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सब चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ, है कि नहीं है? 2024 में इनको हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है। देश तभी तरक्की करेगा। इन्होंने जो निर्णय लिए कुछ समझ नहीं आता, ये क्यों निर्णय लेते हैं? ये निर्णय लेते हैं कि इनकी जगह कोई और निर्णय लेता है। 2016 में बोले कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हजार के नोट खत्म कर रहे हैं। इनसे पूछा भाई हजार के नोट खत्म करने से कैसे भ्रष्टाचार दूर होगा? तो बोले कि बड़े नोटों में काला पैसा रखने में सहूलियत होती है, तो इसीलिए बड़ा नोट खत्म कर रहे हैं, हजार के नोट खत्म कर रहे हैं। और 1000 का नोट खत्म करके 2000 का नोट ले आए। तो बताओ भाई, बड़ा नोट 1000 के बदले 2000 का नोट ले आए तो कैसे भ्रष्टाचार खत्म हुआ नोटबंदी से? कुछ नहीं खत्म हुआ। बोले आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म हुआ उनसे? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है उस टाइम बड़ी अफवाहें चली थी जब 2016 के अंदर नोटबंदी हुई थी कि बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है, 30% में नोट बदले जा रहे हैं। बड़े बड़े आम जनता तो लाइनों में लगी है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के पीछे दरवाजे से नोट बदले जा रहे हैं। जितने करोड़ों रुपए दे दो, लेकिन 30% में नोट बदले जा रहे हैं, 30% कमीशन ले रहे हैं ये लोग। उसके बाद ये 2000 का नोट ले आए। अभी 7 साल भी नहीं हुए, अब इन्होंने 2000 का नोट बंद कर दिया। अब ये समझ नहीं आता 7 साल बाद ये 2000 का नोट फिर लाए क्यों थे? इस तरह से नोटबंदी किसी दुनिया के किसी देश में नहीं देखी गई कि अब तुमने 2000 का नोट बंद कर दिया। क्यों कर दिया? बताते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। जनता तो जैसे मतलब भेड़ बकरी बंदर है इनके लिए जनता तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नोटबंदी से, उस 2016 में जो नोटबंदी हुई, इस एक नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था कम से कम 10 साल पिछड़ गई। लोगों के काम धंधे बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गए। अर्थव्यवस्था कम से कम 7-8 साल पीछे चली गई, 10 साल पीछे चली गई। पूरे देश के अंदर देख लो, आज व्यापारी इतना दुखी है, इतना दुखी है। सब कहते हैं जी पहले व्यापार ठीक चला करता था, अब तो व्यापार का भट्ठा बैठ गया। पहले नोटबंदी कर दी, फिर ये जीएसटी ले आए। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना किसी की समझ में नहीं आता। बस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देते रहो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देते रहो, और कुछ नहीं है।
इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी के समझ में नहीं आता, किसी को भी पकड़ के सारे व्यापारियों के पीछे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे, किसी के पीछे ईडी लगा रखी है, किसी के पीछे सीबीआई लगा रखी है, किसी के पीछे कुछ लगा रखी है। 12 लाख ये रिकॉर्ड है। पिछले कुछ सालों में 12 लाख इंडिया के टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट्स और टॉप के व्यापारी भारत की सदस्यता छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है। ये छोटी बात नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमारे देश की इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा देश छोड़ छोड़ के चले जाएंगे तो इंडिया में इंडस्ट्री कौन लगाएगा, इंडिया में व्यापार कौन खोलेगा, नौकरियां कैसे पैदा होंगी। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देंगे, वो तो छोड़ो, सर्वे ये दिखाते हैं, केंद्र सरकार की रिपोर्टें ये दिखाती है कि जो मौजूदा नौकरियां हैं वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, बढ़ने, पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिन ब दिन नौकरियां कम होती जा रही हैं, तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा। 12 लाख लोग अगर देश छोड़ के, बड़े बड़े लोग देश छोड़ के चले गए, सोचने वाली बात है। जिसको देखो उसके पीछे, और इनके अपने वालों के पीछे नहीं लगाते। एक दिन कहेंगे फलाना आदमी, फलाना नेता सबसे बड़ा चोर है, अगले दिन उसको अपनी पार्टी में शामिल करके उसको डिप्टी सीएम बना लेंगे। एक दिन कहेंगे ये सबसे बड़ा डाकू है, इसने बहुत भ्रष्टाचार करा है, चक्की पीसिंग, और अगले दिन उसको अपनी पार्टी में शामिल करके और उसको बड़ा पद दे देंगे, उसको मंत्री बना देंगे। ये क्या नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। कहते हैं भ्रष्टाचार दूर कर रखे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया अगर भारत में। एक ही ये कहते हैं 1 नेशन 1 फ्रेंड, सबका एक ही दोस्त होना चाहिए। इनका एक दोस्त है, सबका एक ही दोस्त होना चाहिए। सबके पीछे एजेंसी है। मनीष सिसोदिया जेल में है, मनीष सिसोदिया पे 4-4 रेड हो चुकी, सतिंदर जैन पे 6-6 रेड हो चुकी, चवन्नी नहीं मिली, 5 पैसे नहीं मिले। इनके दोस्त के ऊपर एक भी रेड नहीं हुई जिसके ऊपर इतने आरोप लग चुके हैं। तो मामला भ्रष्टाचार का नहीं है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, और जितने चोर उचक्के लफंगे, लड़कियों को छेड़ने वाले, हमारी महिला प्लेयर्स थी उनको छेड़ने वाले, सब इनकी पार्टी में, सब इनकी पार्टी में। इनकी पार्टी एक तरह से प्रोटेक्शन देती है। कोई कहीं चोर उचक्का लफंगा गलत काम कराए, इनकी पार्टी शामिल कर ले, उसके बाद किसी एजेंसी की, पुलिस की हिम्मत नहीं है जो उसको हाथ लगा दे, जो उसको कुछ कर दे। तो इन्होंने तरक्की का तो एक भी काम नहीं किया। आज सबसे बड़ी 3 समस्याएं हैं देश के सामने, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, और इन तीनों पे इन लोगों का कोई भी वो नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अब हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक लोग कहते थे विकल्प नहीं है, अब इंडिया अलायंस को सब लोग विकल्प की तरह देख रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस, जब से इंडिया अलायंस बना है, मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, बहुत लोगों के संदेश आए कि इंडिया अलायंस अगर टिक गया और टिकेगा, अगर इंडिया अलायंस टिक गया तो 2024 में इनकी सरकार दोबारा नहीं बनने वाली। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, एक घर में जाके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी अपनी कॉलोनी में लोगों से बात करनी पड़ेगी कि इस बार इनको भगाओ। अगर तरक्की चाहते हो, परिवार का भला चाहते हो, अपने पन्ने परिवार की सोचो। और एक चीज है, अंधभक्तों से मत उलझना, देशभक्तों से बात करना। जो देशभक्त है वो आपकी बात सुनेगा, आपके साथ बात करेगा। जो अंधभक्त है उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक आदमी से प्यार है बस। और 2 मिनट में पता चल जाता है कोई देशभक्त है कि अंधभक्त है। जो अंधभक्त है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, और जो देशभक्त है वो अंधभक्त हो ही नहीं सकता। दोनों बिल्कुल अलग अलग जातियां हैं। तो अंधभक्तों से बिल्कुल मत उलझना, वो नहीं मानने वाले। जो देश की सोचते हैं, देश के लिए पीड़ा रखते हैं, उन लोगों से बात करनी है, घर घर जाना है। अब 5-6 महीने हैं, हम स्पेसिफिकली पूरा प्लान बना रहे हैं, दिल्ली का भी, अन्य राज्यों का भी। वो पूरा प्लान आपके साथ शेयर करेंगे, आपकी ट्रेनिंग भी करेंगे, और थोड़ा सा टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा। ये चुनाव देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और अगर 5 साल ये लोग आ गए तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे, ये लोग बिल्कुल ख़त्म कर देंगे इस देश को। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और गॉड ब्लेस यू। सब लोगों के त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे ख्याल से एक फ़ोटो भी हो जाए, तो मेरा सुझाव है
एक एक लाइन आती जाए, फोटो खिंचवा के फिर चलती जाए, फिर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले के चांदामेटा गांव में 335 वोटर पहली बार वोट डालेंगे। इससे पहले सीआरपीएफ ने गांव में एक शिविर बनाया। इससे नक्सलियों मलकान नगरी इलाके में भागना पड़ा और वोट देने का माहौल बना। इन दिनों राजनीतिक पार्टियां खूब जोरों से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा के मुताबिक कांग्रेस नेता के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई है। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा खराब हो गई है। राजधानी और आसपास की हवा जहरीली हो गई है। धुंधा इतनी ज्यादा है कि इंडिया के पास विजिबिलिटी बेहद कम है। पूरे एनसीआर में खतरनाक धुआं छाया हुआ है। क्रिकेट की दुनिया का महाकुंभ भारत में चल रहा है। हम बता रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजयदशमी से पहले टीम इंडिया के योद्धा रूपी खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने इस मैच को केवल जीता ही नहीं बल्कि उन्होंने सारे इम्तिहान पास किए हैं। न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके देने के बाद सचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल की साझेदारी ने भारत को परेशानी में डाला था, लेकिन मोहम्मद शमी ने 5 विकेटों ने भारत को वापसी का मौका दिया। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।